Hello friends, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Harshad, your mathematics tutor. So today's session is application of matrices and determinant. जो हम matrices and determinant टॉपिक जो कि हमने देख चुके हैं, उनके ऑपरेशन, अल्जेब्रिक ऑपरेशन थे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। अब इसका मीनिंग, इसका मतलब यूज़ कहाँ पे करना है हमको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन द अप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब अप्लीकेशन तो कुछ ना कुछ हो गए कि जो भी हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, हर चीज़ का हर फार्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो देखेंगे मैट्रिसेस कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले लेट से हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स सबसे पहला टॉपिक हमारा ये। सबसे पहले हम ऊपर से देख लेंगे डेफिनेशंस, थ्योरी क्या क्या है, फिर हम उस पे से कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। एग्जांपल्स में आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। लेट से सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि लीनियर इक्वेशन बोला हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं, इन द सेम वे लीनियर इक्वेशन भी कुछ होता है। लेट से अगर हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे और दो इक्वेशन है, सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, एंड थर्ड वन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है। ऐसे हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं। अब हमको क्या पूछा जाएगा कि इनमें जो ये x, y और z, ये जो तीन अननोन है, इनकी वैल्यू हमको पूछी जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं कहीं पे क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगे इनमें कि आपके पास 2 kg राइस है, 3 kg व्हीट है, और सपोज 5 kg कुछ तो भी है, z इक्वल्स टू, और इन तीनों का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 60। इन द सेम में और कुछ है, सपोज काजू है 5 kg, 3 kg ये है, वो y प्लस अगेन 3 kg कुछ तो भी समथिंग, z इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू हमारे पास 50 रुपीज़ है। और तीसरा है जैसे कि सब्जी खरीद रहे हैं, तो 3 kg ऑफ दिस, देन 4 kg ऑफ समथिंग दूसरा सब्जी है, देन 5 kg ऑफ फ्लावर है हमारे पास। ऐसा इनको खरीदने के लिए हमारे पास 40 रुपीज़ जा रहे हैं, सपोज। ऐसे तीन आपको इक्वेशन आएंगे। एग्जांपल भी ऐसे आएंगे कि आपके पास अगर आप मार्केट जा रहे हो, 2 kg आपको ओनियन खरीदना है, 3 kg कुछ तो भी सब्जी खरीदना है, 5 kg कुछ तो भी और ख़रीदना है, जो भी इनका प्राइस हो रहा है 60 रुपीज़। देन ये ख़रीदा तो इसका प्राइस, ये ख़रीदा तो इसका प्राइस, ठीक है। तो ये पूछेगा कि एक्स वाई, ये जो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे जो अननोन है, इनका वैल्यू निकालो। एक्स वाई और जेड, इनका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, तब हो सकता है ऐसे भी पूछेगा कि 3x प्लस 4y प्लस 9z समथिंग, कुछ भी हो सकता है, इनका वैल्यू बताओ। अगर हमारे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया, तो ऐसे किसी भी इक्वेशन का आंसर तो हम लोग दे ही सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए। क्लियर है? तो तीन इक्वेशंस, तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बाय यूजिंग मैट्रिक्स अगर हम बोल रहे हैं, तो मैट्रिक्स को यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है। ऐसे इक्वेशन हमने बहुत बार सॉल्व किए हैं। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, कभी कभी तीन भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए हैं। दो अननोन है तो दो इक्वेशन रहते हैं, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन रहते हैं। किसी एक में में पुट करके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम वे से यहाँ पे वैसे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, लेकिन बाय यूजिंग हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स की अपनी एक मेथड होगी। तो वो मेथड क्या होगी, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ए लूँगा, कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए एक मेरा मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स मैं लूँगा a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, देन a3 b3 c3, a3 b3 c3। ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स।
देन हम लोग सेकंड मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे एक्स, कैपिटल एक्स, जो कि मेरा होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, जो एक्स वाई और जेड, ये जो तीन अननोन है एक्स वाई जेड, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स वाई जेड। देन थर्ड मैट्रिक्स होगा बी, ये भी मोस्टली हमारा कॉलम ही होगा। बी कौन सा होगा, ये जो हमारे पास तीन वैल्यूज रहेगी D1 D2 D3, इनका ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगा D1 D2 D3। तो आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इन तीन इक्वेशंस को ऐसे ही क्यों लिखा, इसी फॉर्मेट में क्यों लिखा। तो अगर मैं इसको डिजाइन करके ऐसा लिखता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है, देखो AX इक्वल्स टू बी, AX इक्वल्स टू बी, देखो इक्वल्स टू, ये जो पार्ट है इक्वल्स टू का, इक्वल्स टू के साइड में ये जो D1 D2 D3 था लिखा था, इसको मैंने B बोल दिया। इक्वल्स टू X जो था मेरा अननोन का कॉलम ले लिया मैंने एक X, और A जो था इसका गिवन वैल्यूज, ये A1 B1 C1 ये नंबर्स रहेंगे हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब अगर मैं इसको AX इक्वल्स टू B बोल रहा हूँ तो आप करके देखो, A और X का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू B, ठीक है। A यहाँ पे है, X यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं AX, तो देखो क्या आएगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल्स टू D1। AX इक्वल्स टू B, तो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो इक्वल्स का साइन है, हमने ये भी प्रॉपर्टी सीखी है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, फर्स्ट रो, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग वो क्या होते हैं, इक्वल। तो देखो ये जो मैट्रिक्स मेरा है इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1। तो देखो अगर A 3/3 का है, X 3/1 का है, और B भी हमारे पास डिज़ाइन किया हुआ 3/1 का ही है, तो इनका कॉलम इसका रो अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होके किसका बनेगा, ये AX, ये जो टोटल बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा 3/1 का, 3/1 इक्वल्स टू, ये B क्या है, 3/1 का ही है। तो दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल्स टू है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग सेम दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं। तो इसीलिए A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल्स टू D1, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इक्वल्स टू D2, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल्स टू D3। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है। आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करते आना होना और ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होना, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखी है, ये जो तीन इक्वेशन है इस फॉर्मेट में इसलिए लिखिए क्योंकि दोनों सेम ही हैं। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपको यही इक्वेशंस मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर, अब हो गया हमारे पास क्या मिला हमको, AX इक्वल्स टू B, ये तो हमको वैल्यू मिल गई। अब मुझको बताओ कि जब मैं बोलूँगा आपको फाइंड द अननोन, अननोन क्या है, XYZ अननोन है हर जगह पे, XYZ की वैल्यू निकालना है, मतलब हमको ये मैट्रिक्स X निकालना है, कैपिटल X। XYZ जो अननोन है ये मैट्रिक्स X है। अब मुझको बताओ कि अगर मैट्रिक्स ये X कैलकुलेट करना है, मुझको X कैलकुलेट करना है तो A को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, A को उधर ढकलना पड़ेगा। तो X इक्वल्स टू A अगर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स इंटू B। क्लियर है, तो X हमारा क्या होगा, XYZ अननोन होगा, A इनवर्स मतलब A जो हम मैट्रिक्स लेंगे उसका इनवर्स भी हमको कैलकुलेट करते आता है बाय एडजॉइंट मेथड। देन B जो है वो भी हमारे पास रेडी ही होता है। अब क्या करेंगे, A इनवर्स कैलकुलेट करना है, देन मल्टीप्लाई करना है B के साथ। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसी की वैल्यूज X की अननोन वैल्यूज रहेगी। क्यों बताऊँ, क्योंकि अगर X मेरा 3/1 का है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 3/1 का ही आएगा। अगेन इक्वलिटी है आएगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं सेम होते हैं। तो हमको यहाँ से X की वैल्यू मिल जाएंगी। X की वैल्यू मतलब X, Y, Z तीन अननोन की वैल्यू पता हो गई। क्लियर आइडिया। देन
अगर हमारे पास, अब आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये सोचना है आपको कि मैट्रिक्स ए कैलकुलेट कर लिया तो ए इन्वर्स भी कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स और ए का क्या प्रॉब्लम या फिर क्या रिक्वायरमेंट होगी, बताओ मुझको। कि हमारा ए जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा हमको नॉन सिंगुलर चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो ए इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए इन्वर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, मतलब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, तो हमको मैट्रिक्स क्या होना है, ए नॉन सिंगुलर। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस भी है, दो कंडीशंस भी हम लोग देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएगा क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखो केस 1 हम लोग देखेंगे, केस 1 कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा, ये जो फाइंड आउट किया हुआ, कैलकुलेट किया हुआ ए मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, और अगर ज़ीरो नहीं है तो ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो दूसरा वे क्यों देखना भाई, जो वे हमारे पास है यही वे हम लोग यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हो गया हमारा केस 1। ठीक है, केस 1 इजी। देन हमारे पास क्या है, केस 2 कि अगर गलती से डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, ए इक्वेशन से हमने डिज़ाइन किया ए मैट्रिक्स, इसका सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नहीं आता है तो ये फॉलो करना है, ज़ीरो आता है तो ये फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। क्लियर, तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है मतलब गिवन मैट्रिक्स जो ए है हमारा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ये जो ए है इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करो, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के बाद उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप्स है ये सॉल्व करने की, इसी वे में हमको सॉल्व करना है। आपको ये भी बताऊंगा, इजीएस्ट वे भी बताऊंगा कि ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पे ये जो केस 2 आएगा ना, किसी काम का नहीं है। देन एडजॉइंट ए को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ। क्यों करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहला एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते आता है। एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, जिसको हम एडजॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें भी दो केसेस आ जाएंगी, देखो एडजॉइंट ए हमने कैलकुलेट किया, बी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, ये अगर मेरा ज़ीरो नहीं आता है, ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे लिखा है मतलब ये ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स। नल मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। अगर ये ज़ीरो नहीं आया और अगर ये ज़ीरो आया तो हमको क्या क्या लिखना है, तो अगर ये मेरा ज़ीरो नहीं आता है तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बताता हूँ मैं मीनिंग। और ये जो सिस्टम है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मीनिंग आपको बता रहा हूँ मैं। देन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो आ गया तब हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये हमको नहीं मालूम। सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। और रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो है मेनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। आपको ये कॉपी करना है, मैं आपको एक एक बात फिर से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो मेरा क्या बोलना है
कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, स्टार्टिंग से याद करो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मैंने आपको बोला कि इन्वर्स फाइंड आउट करो, इन्वर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने एक मुझे आंसर दे दिया इन्वर्स का। अब उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ और एक बार कैलकुलेट करो इन्वर्स, उसके बाद बोल रहा हूँ और एक बार, अगर मैंने आपको सेम मैट्रिक्स के 4 बार कैलकुलेट करने लगा है इन्वर्स, तो 4 बार क्या आप डिफरेंट वैल्यू देंगे क्या? नहीं, कोई भी मेथड यूज़ करो, कैसे भी कैलकुलेट करो, इन्वर्स तो एक ही बार आना है। मतलब ए इन्वर्स क्या है हमारा? यूनिक है। यूनिक है मतलब स्पेसिफिक एक ही वैल्यू आएगा ना, हर बार डिफरेंट तो वैल्यू आएगी नहीं। तो ए इन्वर्स अगर हमारा यूनिक है तो हमारा सॉल्यूशन जो आ रहा है, सॉल्यूशन किसका? अननोन वैल्यूज का। ये हमारी अननोन वैल्यूज है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की जो हम लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो भी यूनिक ही आएगी। देखो ए इनवर्स यूनिक है तो अननोन वैल्यू भी यूनिक। यूनिक ये वर्ड आप लोग ध्यान में रखो, यूनिक मतलब यूनिक, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। अब मुझको बताओ कि मैं 3 इक्वेशंस है मेरे पास, इस पे से अगर एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है मुझको एनी हाउ, यहाँ पे तो हम मैट्रिक्स से करेंगे, एनी हाउ भी एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो एक्स की 2 3 वैल्यू मिलती है क्या कभी? वाई की 2 3 वैल्यू मिलती है क्या? नहीं। एक्स रहेगा सपोज 1, वाई रहेगा 3, जेड रहेगा 5, ऐसे कुछ रैंडम वैल्यू मिलेगी, लेकिन सिंगल वैल्यू मिलेंगे ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ की वैल्यू सिंगल ही होती है, मतलब यूनिक होती है, यूनिक होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो यूनिक के बारे में ही करेंगे कि एक्स वाई जेड की एक एक ही वैल्यू आएगी। अगर एक्स वाई जेड की अगर ऐसा हो गया कि एक्स की वैल्यू 3 भी आ रही है 5 भी आ रही है, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। सो मैं बोलूँगा सिस्टम जो है हमारा इनकंसिस्टेंट है, और एक तो उसकी वैल्यू नहीं, कभी ऐसा होगा कि एक्स की वैल्यू नहीं आई? वैल्यू तो आएगी ना, इक्वेशंस है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक तो नो सॉल्यूशन, वैल्यू ही नहीं हमको पता, या फिर मेनी सॉल्यूशन, एक्स की बहुत सारी वैल्यू आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमको मैक्सिमम टाइम मोस्टली बोर्ड में आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि 3 इक्वेशन देंगे, आप ए एक्स और बी ये तीनों मैट्रिक्स बना लो, देन हमारे पास कंडीशन है जो भी है सॉल्व करने के लिए, ए इनवर्स कैलकुलेट करो, बी से मल्टीप्लाई करो, अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके रख दो, हो गया आपका क्वेश्चन। लेकिन जब व्हेन यू विल गेट टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ बुक जो सॉल्व करेंगे आप लोग, तब आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। आपको हमको बोला जाएगा कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है क्या, कंसिस्टेंट है क्या, इसको एक ही सॉल्यूशन है क्या कि 10 सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूशन ही नहीं है, ये चेक करो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको ये केस 2 बहुत काम में आएगा। अदरवाइज अभी देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है आपको आइडिया? तो क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 3 मैट्रिक्स डिजाइन करो, देन हमको ये फॉर्मूला यूज़ करके अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो हमेशा ये 3 इक्वेशन नहीं रहेंगे, कभी कभी 2 ही रहेंगे। 2 का कैसे डिजाइन करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू डायरेक्ट c1 समझ लो, देन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, 2 इक्वेशन। तो इसमें ए मैट्रिक्स क्या डिजाइन करेंगे हम लोग, a1 b1 a2 b2, ये जो था a1 b1 a2 b2। देन x जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, अननोन तो सिर्फ यहाँ पे x और y दोनों ही है अननोन, तो x और y। और देन उधर का जो b मैट्रिक्स होता है वो भी क्या होगा हमारा, c1 और c2। क्लियर? तो 2 इक्वेशन रहो लीनियर, या फिर 3 इक्वेशन रहो, 4 तो रहेगी नहीं, एक भी नहीं रहेगा। तो हमको ये सॉल्व करना है। तो नाउ विल गो फॉर क्वेश्चंस। सो राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 अननोन है। बोला था x और y, देखो 2 अननोन है, ये तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसकी डिज़ाइन कर लेंगे। मैट्रिक्स ए एक्स
और बी। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारा क्या रहेगा, देखो 2 5 3 2, 2 5 3 2, क्लियर। देन एक्स क्या होता है, अननोन मैट्रिक्स होता है, अननोन। यहाँ पे अननोन कौन कौन है, एक्स और वाई। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, एक्स मैट्रिक्स हो गया डिजाइन। देन हमारा थर्ड मैट्रिक्स होता है बी हम लोग का क्या होता है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला, मतलब 1 और 7, और ये भी हमको याद नहीं रखना है, एक्स और बी जो है कॉलम मैट्रिक्स ही होते हैं, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही आएंगे वो। देन सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है कि ये 0 आने वाला है या नहीं, क्योंकि इस पे से हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है कि मोर नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन है ही नहीं, ये लोग हमें इस पे से बोलेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो दिस इज 2 × 2 4 माइनस 5 3 इज 15, सो दिस इज इक्वल्स टू -11। डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, -11। डिटर्मिनेंट क्या रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहता है, कुछ लेना देना नहीं, 0 नहीं है ना, हो गया काम, 0 नहीं है, क्लियर। अब तुम मुझको यहाँ पे से समझ भी गया है ये कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं है मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का बात ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, जो अननोन निकालना है। तो फॉलो करेंगे प्रोसीजर हमारी क्या है, हमारे पास ax इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन होता है हमेशा, ये जो हमने डिज़ाइन किया मैट्रिक्स ये इसी से डिज़ाइन किया है, ax इक्वल्स टू बी। लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना होता है, x, तो x क्या करते हैं कैलकुलेट, a इनवर्स इंटू बी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला x कैलकुलेट करने के लिए। देन x इक्वल्स टू, सबसे पहले आप मुझको बताओ a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो ए इनवर्स के लिए, लेकिन मोस्टली हम लोग एडजॉइंट ही यूज़ करेंगे, इजीएस्ट मेथड। देखो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे बताओ मुझको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया है -11। देन एडजॉइंट ए, मैंने आपको इजी मेथड बताई हुई थी एडजॉइंट निकालने के लिए। अगर 2/2 का है तो क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन करना है चेंज, ये जो डायगोनल है 2 2, अब पोजीशन चेंज करके भी ये 2 2 ही रहने वाले हैं, अदरवाइज 2, इनका करना है पोजीशन चेंज, और इन दोनों का करना होता है साइन चेंज। तो ये -5 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, क्लियर हो गया इनवर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज 1 -1/11, 2 -5 -3 2 इंटू, ये हो गया ए इनवर्स इतना, इंटू बी है, बी क्या है हमारा 1 7, बी है हमारा 1 और 7, क्लियर। देखो कितना इजी होते जाएंगे अभी। देन सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, -1/11 से पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय स्केलर, देन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर चेंज होगा नहीं। लेकिन मुझको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि -1/11 से मल्टीप्लाई करके कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, रैशनल टर्म्स आ जाएंगे बाद में मल्टीप्लिकेशन के लिए और क्रिटिकल वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई की कंडीशन, ये 2/2 का है और ये 2/1 का है मैट्रिक्स, तो इसके कॉलम्स इसके रो सेम है, आने वाला आंसर 2/1 का आने वाला है। तो 2/1 का डब्बा बना लेते हैं सबसे पहले। देन दिस इज -1/11, क्लियर आउटसाइड। अब बताओ मुझको, मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 2 × 1 2 प्लस -5 × 7, -5 × 7 -35, so 2 - 35 -33, this is -33, clear। then second row, -3 × 1 -3 plus 2 × 7 14, so 14 -3 that is 11 हो गया। अब जो ये आउटसाइड है मतलब स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मुझको क्या मिलेगा, -1/11 इंटू -33, माइनस माइनस कैंसल और ये हो जाएगा मेरा 3, क्लियर। और इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ये रहेगा 1, क्लियर।
अब राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा है एज इट इज, और x क्या होता है हमारा अननोन xy, अननोन xy। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे ये 2/1 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 का आता ही है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो क्या मैं यहाँ से x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -1 बोल सकता हूँ? हमें बोल सकता हूँ, इक्वलिटी इक्वल्स टू है, दोनों का ऑर्डर सेम है, हो गया। अब मुझको बताओ यहाँ पे x की एक वैल्यू मिली, क्या x है मेरा 3 और y की भी एक ही वैल्यू मिली, y की वैल्यू है -1। क्लियर? तो एक एक ही वैल्यू मिली, मतलब ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू मिली है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, कभी कभी होगा कि वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, तो हम उसको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आता है। तो क्लियर है आपको एग्जांपल? इन द सेम वे, क्योंकि इस चैप्टर में, इस मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में हमारे लेवल पे हम लोग यूनिक की ही बात करेंगे। ये तो हम फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेंगे कि अगर ऐसा एग्जांपल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अदरवाइज हमेशा यूनिक पे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। क्लियर? देन विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले ए डिजाइन करूंगा मैं। ए मैट्रिक्स क्या रहेगा, कुछ नहीं मतलब 1 1 3 2 6 1 3 2 6। देन सेकेंड इज एक्स, एक्स क्या होता है अननोन, अननोन क्या है मेरा एक्स वाई। देन थर्ड होता है मैट्रिक्स मेरा बी, कॉलम मैट्रिक्स बी, बी क्या होता है मेरा ये राइट हैंड साइड 5 और 8। क्लियर? ये हो गया। अब मुझको बताओ, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए ही कैलकुलेट करेंगे, क्या आता है तो ए का डिटर्मिनेंट 6 × 1 6 -3 2 is 6, डिटर्मिनेंट आ गया मेरा 0, मतलब ये क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो प्रॉब्लम केस 2 का। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करके इतना बताएंगे, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो मैंने आपको लिख के दिया है बस उतना ही हमको यहाँ पे बताना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एडजॉइंट ए इंटू बी हमको कैलकुलेट करना होता है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों की पोजीशन चेंज, 6 और 1 चेंज हो जाएंगे, इन दोनों की साइन चेंज, -3 -2 हो गया एडजॉइंट ए, इंटू बी, बी क्या है मेरा 5 और 8, 5 और ये 8। क्लियर है? ये हमको कैलकुलेट करना होता है, थ्योरेटिकल देख लिया हमने इसका कॉन्सेप्ट। अगेन ये 2/2 का है, ये 2/1 का है, कॉलम रो सेम है, तो आने वाला आंसर 2/1 का आने वाला है, 2/1 का। तो देखो 6 × 5 30 प्लस 8 3 24, दैट इज -24, माइनस साइन है, सो 30 -24 इज 6। देन -2 × 5 -10 प्लस 1 8 इज 8, सो 8 - 10 इज -2। तो 6 और -2 ये क्या आया, क्यों आया, कैसा आया, हमको कुछ करना नहीं है। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है क्या, ये नॉट इक्वल्स टू ओ लिखा, ओ मतलब जीरो, नल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 0 0 दोनों भी 0 आते थे तो वो केस आती थी क्या, कि एडजॉइंट ए इंटू बी जो था 0 आ गया। लेकिन क्या आया है, वॉट एवर आया है, कुछ लेना देना नहीं है, 0 नहीं आया है ना, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। डायरेक्टली लिख दो, हो गया खत्म। सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, और क्या बोलेंगे, सिस्टम इज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये जो मैंने आपको केस 2 में लिख के दिया था। और अगर ये दोनों 0 0 आते थे, मतलब नल मैट्रिक्स होता था, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखते थे कि एक तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, एक तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर सिस्टम जो है हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, हमको नहीं मालूम। क्यों, कॉन्सेप्ट भी देख लो यहाँ पे। अगर मैं बोलता था आपको 2 किलो ओनियन है
5 किलो बटाटा है सपोज पोटैटो, इनकी वैल्यू 1 रुपीज़ हो रही है। देन 3 रुपये की एक साबुन है, सोप है, और 2 रुपीज़ का और कुछ पैकेट है, बिस्किट पैकेट है, इनकी वैल्यू हो रही है मेरी 7 रुपये। अब बताओ मुझको कि x और y की वैल्यू क्या है। तो x मेरा 3 रुपये का था, वॉट एवर जो भी था हमारा, और y जो था -1 रुपये। प्रैक्टिकली मत -1 का नहीं होगा, ये हमारा वैल्यू आया हुआ था। अब बताओ कि जब आप किसी शॉप में जा रहे हो, जैसे कि ये -1 का कोई चीज़ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे 0 रुपीज़ का कोई चीज़ हो सकता है क्या, कि मेरी x की वैल्यू मतलब अननोन XY जो है मेरे, ये x भी मेरे को 0 मिला, y भी मेरे को 0 मिला। ऐसा होगा क्या कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोप 1 रुपये के लिए, देन बिस्किट 3 रुपये का पैकेट लिया, ये टोटल 5 रुपीज़ हो गए। तो मुझको बताओ x और y की वैल्यू क्या है। तो x 0 रुपये का था और y 0 रुपये का था। ऐसा कभी होगा क्या, नहीं होगा। 0 रुपये के दुकान में कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही आप x ऐसे भी नहीं बोल सकते x 5 रुपये का भी था 10 रुपये का भी था, ठीक है। तो जो हम खरीद रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी ना, कि ये जो मैं बिस्किट खरीद रहा हूँ ये 5 रुपये का पैकेट है, 5 रुपये उसकी स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, मतलब उसकी यूनिक वैल्यू हो गई। क्लियर है। तो वॉट एवर विल डिस्कस हियर, विल डिस्कस ओनली अबाउट यूनिक वैल्यूज। ये जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन आता है या नहीं आता है, ये सिर्फ हमको ये मेथड फॉलो करके लिख के देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आएगा चेक करने के लिए कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। क्लियर है आपको अभी ये आइडिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, केस 1 और केस 2, लेकिन ये 2x2 की इक्वेशन थे। क्लियर है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना क्योंकि 2 ही लीनियर इक्वेशन थे। अब देखेंगे कि 3 लीनियर इक्वेशन आने के बाद क्या होता है, तो उसमें भी क्या चेंज होने वाला है देखेंगे। सो हैव अ लुक एट द वर्ड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11. By adding first and third number we get double of second number. Represent it algebraically and find out the values, find out the numbers using matrix method. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रोसेस हमको पता है, सिर्फ हमको यहाँ पे इक्वेशन भी डिज़ाइन करना है। अगर इक्वेशन डायरेक्टली दिए हुए हैं तो हम लोग मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं और प्रोसीजर फॉलो करते हैं, या फिर इक्वेशन भी हमको डिज़ाइन करना है। तो देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स हम लोग ले लेते हैं। एक नंबर x है मेरा, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है। 3 नंबर हमने ले लिए। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। क्या बोला है, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। सम ऑफ 3 नंबर मतलब x प्लस y प्लस z, ये क्या है हमारा 6 हो गया एक इक्वेशन, इजी। देन इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर क्या है मेरा z, z को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3z हो गया। एंड ऐड टू द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है मेरा y, तो सेकंड नंबर के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया। एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11 इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा 11। इजी इक्वेशंस। देन विल गो फॉर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर है मेरा x एंड थर्ड नंबर है मेरा z। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड क्या है मेरा y, डबल ऑफ सेकंड मतलब 2y, मुझे मिलेगा 2y। क्लियर, 3 इक्वेशन। अब हमको पढ़ना भी नहीं है क्वेश्चन, हमको पता है कि फाइंड आउट, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स मतलब हमने नंबर्स तो x y z ली है और x y z की वैल्यू का निकालना है, वही तो निकालते हैं हम लोग बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये भी हमको पता है मैट्रिक्स मेथड से करना है अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विल गो बाय द प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए डिजाइन करेंगे। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 1 1। क्लियर। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं मैट्रिक्स में 1 1 1। देन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मतलब हम लोग 0x कंसिडर करेंगे, तो 0 1 3 0 1 3। क्लियर। देन थर्ड इज x का कोएफिशिएंट 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि देखो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ नंबर होना,
अननोन नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा x, ये 2y माइनस करेंगे -2y प्लस जेड इक्वस टू 0। क्लियर, इक्वेशन सॉल्व कर लिया हमने। देन कोएफिशिएंट लिखो 1 -2 1 1 -2 1। क्लियर, ए मैट्रिक्स डिजाइन हो गया। देन सेकंड मैट्रिक्स होता है हमारा x कैपिटल X मैट्रिक्स क्या होता है, अननोन x y z। तीनों इक्वेशन में x y z ही अननोन है हमारे, x y z। देन थर्ड मैट्रिक्स होता है हमारा B, जो क्या होता है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड की वैल्यूज कॉलम में 6 11 0 6 11 0। क्लियर है। तो देखो 2 by 2 का मैट्रिक्स अगर है, मतलब 2 इक्वेशन है या फिर 3 इक्वेशन है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेथड पूरा का पूरा सेम है। आपको इन्वर्स भी कैलकुलेट करते आता है, डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि हम लोग डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दिस इज 1 minus plus 6, then second is -1, this is 0 minus 3 -3, then third is +1, this is 0 minus 1, that is -1. So this is 6 plus 3, this is 1 into -1, so this is 6 plus 1, that is 7. Here is 7, this is +3, this is -1. So 7 plus 3 10, 10 minus 1 is 9. So डिटर्मिनेंट हमको मिला है 9। इसका मतलब ये 0 तो नहीं है, 0 नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ax इक्वल्स टू b होता है। तो x कैलकुलेट करेंगे a इनवर्स इंटू b से हम लोग x कैलकुलेट करेंगे। क्लियर आइडिया। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर, B तो हमारे पास रेडी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी, वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्व करके देखो। एडजॉइंट A, अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रीवियस वीडियो देखो। एडजॉइंट हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा आपको, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे। सो x इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट क्या हो गया मेरा 9 आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसका एडजॉइंट क्या आएगा, सो दिस इज 1 1 1 0 1 3 1 -2। ये आपको कैलकुलेट करना है, जस्ट चेक करो मेरे साथ। सो ये होगा 7 2 -1 0 7 2 -1 1, सो ये 0 3 3 3 3 -3। क्लियर, इसकी मैंने शॉर्टकट भी मेथड आपको दी है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर आप कैलकुलेट करने का ट्रेडिशनल मेथड भी आपको पता है, सॉल्व करो। सो दिस इज ए इक्वल्स टू दिस इज ए इनवर्स x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी क्या है मेरा 6 11 0 6 11 0। देखो हर क्वेश्चन जो है डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ होता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई जेड की भी सिंगल वैल्यू ही आएगी। बोला कभी भी दुकान में जाएंगे तो ना उसकी वैल्यू 0 रहती है, ना एक ही चीज़ की नमक का पैकेट लेना है उसकी वैल्यू 10 भी रुपये 15 भी रुपये रहेंगे कि सिंगल नमक के पैकेट की नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्वेश्चन ही ऐसे डिज़ाइन किया होता है। चलो सॉल्व करेंगे। सो 1/9 पता है क्यों, अंदर मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्रिटिकल हो जाएगा, बाहर रख दो। ये 3/3 का है, ये 3/1 का है, इसके कॉलम इसके रो सेम है, आने वाला आंसर 3/1 का मतलब वर्टिकल आने वाला है। ये देखो क्यों आता है, क्योंकि इधर x भी तो वर्टिकल है, x भी तो क्या है अननोन है ना, x y z, और इक्वल्स टू का साइन है मतलब ये सेम भी तो दिखाना है, इसलिए बराबर ये कॉलम में ही आएगा, डिज़ाइन ही वैसा होता है। चलो 7 × 6 42 प्लस -3 × 11 -33 प्लस 2 × 0 इज 2। देखेंगे सेकंड
6 3 18 प्लस 0 11 0 प्लस -3 0 0। क्लियर है? सो देन 6 -1 -6 3 11 33 प्लस 1 0 0। तो ये तो हमारा क्लियर है, ये 18 आएगा। देन 33 -6, तो ये 3 यहाँ से गया, 3 उधर से गया, 27 आएगा। देन यहाँ पे ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू +9 आएगा हमारा। सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 18 27, ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू x y z 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। तो दोनों के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम मतलब ऑर्डर सेम है, इक्वल्स टू का साइन भी है, तो डायरेक्टली x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है 3/3 का कैसे आएगा आपको, एक तो इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आएगा जिस पे से हमको इक्वेशन डिजाइन करना होगा, या फिर डायरेक्टली 3 इक्वेशन दिए हो गए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। क्लियर? अगर मैट्रिक्स डिजाइन करो, डिटरमिनेंट चेक करो, एक ही मेथड है क्योंकि यूनिक की वैल्यू आने वाली है, बता रहा हूँ मैं। अगर नहीं भी आता है तो हमको सिर्फ एडजॉइंट a इंटू बी मल्टीप्लाई करके सिर्फ इतना बताना है कि कंसिस्टेंट है नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्लियर है? सो दिस वाज द एप्लीकेशन मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि ग्रोसरीज अगर हम लेने जाते हैं तो हम लोग कैसे कैसे क्या क्या खरीदते हैं, उसके लिए हम लोग ये मैट्रिक्स मेथड यूज़ करता है। कोई यूज़ नहीं करता है, ये बताने की बातें होती है। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों के भी टॉपिक में कौन सा भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्यूरी सेंड कर सकते हो। कोई भी बुक यूज़ करो, ऑब्जेक्टिव बुक, एनसीईआरटी, स्टेट बुक, किसी भी पब्लिकेशन का बुक यूज़ करो, आप क्वेश्चन मुझको भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।